तो आला, ऊदल और ढेवा पारस की मृत्यु का रहस्य लेकर और चक्रव्यूह का भेद लेकर पहुंचते हैं कन्नौज की राजसभा में। महाराज जयचंद से सारी बात उन्होंने वहां पर बताई। तब महाराज जयचंद से ऊदल बोले, महाराज हमें आपकी सेना तो चाहिए ही, लेकिन आपकी सेना के साथ हमें राजकुमार लाखन भी चाहिए। हम चाहते हैं कि राजकुमार लाखन ही हमारे अग्रणी होकर चलें और उनके पीछे पीछे हम जाकर उस गाजर के मैदान को विजय करें। ये सुनते ही राजा जयचंद एकदम से विचलित हो गए। ये क्या बात करते हो ऊदल, मैं गाजर के मैदान में उस बिरियागढ़ में अपने पुत्र लाखन को कभी नहीं भेज सकता। 16 रानिन में इकलौतो मेरो लाखन राजकुमार, सो नहीं जय हैं चढ़ गाजर को, पैसा मिले चाहे रह जाए, चाहे कर मिले या कभी न मिले, मैं अपने पुत्र लाखन को उस बिरियागढ़ के चक्रव्यूह में अभिमन्यु बनने के लिए नहीं भेज सकता। तब ऊदल बोले, महाराज आप भी कैसी बात करते हो, क्षत्रिय राजा यह नहीं सोचे मानो सत्य वचन महाराज, एक क्षत्रिय राजा ऐसा वचन कहे उसको ये शोभा नहीं देता। क्षत्रिय राजा ये नहीं सोचे मानो सत्य वचन महाराज, रही न देही रामचंद्र के रह न गए कृष्ण यदुराज, न भगवान राम ही इस धरती पर सदैव रहे, न भगवान श्री कृष्ण की ही देह इस धरती पर रही, फिर क्या रह गया, यश अकेलो जग में रह गो, गावे तीन लोक तिहु काल, केवल और केवल इस धरती पर उनका यश रह गया। ऐसे ही महाराज आपसे पहले न जाने कितने राजा इस धरती पर राज कर चुके हैं, उनको आज कौन जानता है। हम केवल उनको जानते हैं जिन्होंने इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया। हम उनको जानते हैं जिन्होंने कोई सूरवीरता का कार्य इस धरती पर किया। तो महाराज आप निश्चिंत रहिए, राजकुमार लाखन की जिम्मेवारी ऊदल की है। राजकुमार के तरफ आने वाले तीर, तलवार और भालों को पहले ऊदल की छाती को प्रणाम करना पड़ेगा, तब वो लाखन तक पहुंचेंगे। और लाखन सिर्फ तंबू में ही बैठे रहेंगे, उनको रणभूमि में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। लड़े भिड़े को जिम्मा हमरो, इनको बार न बांको जाए, लड़ने भिड़ने की जिम्मेवारी ऊदल की है। आप मुझ पर विश्वास करिए, मैंने माता तिलका को ये प्रतिज्ञा दे रखी है कि लाखन को अगर रणभूमि में कभी भी कुछ भी हुआ, उससे पहले ऊदल अपने प्राण दे देगा। जब ऐसी बात है कन्नौज की राजसभा में ऊदल ने कही, तब महाराज जयचंद को भी विश्वास हो गया। तब महाराज जयचंद ने अपने पुत्र लाखन के साथ कन्नौज की चतुरंगिनी को आदेश दिया बिरियागढ़ पर आक्रमण करने का। सुन के बातें ये ऊदल की, जयचंद हुक्म दीन करवाए, पिटे ढिंढोरा तब कनौजमा, सज के फौज आए सब जाए। ढिंढोरा गांव गांव में जाकर पिटने लगा। कन्नौज के राज्य के सैनिक आकर कन्नौज के मैदान में सजने लगे। हाथी महावत हाथी लेके तिनका करन लाग तैयार। महावत अपने अपने हाथियों को रणभूमि की ओर प्रस्थान के लिए तैयार करने लग गए। चुम्बक पत्थर का हौदा धरे, जाने सैल बरों चा खाए। हौदा चुम्बक पत्थर का रखवाया गया। अब यहाँ पर चुम्बक पत्थर का मतलब तो मुझे विचार में आया कि चुम्बक पत्थर इसलिए शायद हौदा में रखवाई जाती होगी क्योंकि उसमें लोहे के भाले, तीर, तलवार सब कुछ लोहे का होता था। शायद वो सभी चुम्बक के माध्यम से अच्छे से वहां पर रखे जा सकते होंगे, तो चुम्बक का तो इसीलिए वहां पर उपयोग होता होगा। अगर और कोई उपयोग उस चुम्बक का उस हौदे में होता होगा तो आप भाई जरूर कमेंट करके ये बताएं कि क्या उपयोग होता रहा होगा। तो ऐसे हाथी सजने लग गए। रेशम सौकस के फिर शाखों सीढ़ी दीन लगाए। हौदाओं को रेशम की रस्सी से कसकर उसमें चंदन की सीढ़ियां लगा दी गई और घंटा बांधे तिनके गर्मा उन हाथियों के गले में बड़े बड़े पीतल के घंटा बांध दिए गए और उन पर क्षत्रिय असवार होकर युद्ध भूमि की ओर चलने लग गए। घोड़ों पर बख्तरबंद जीने कसवा दी गई। सैनिक अपने कवच ढाल तलवार लेकर
बिरियागढ़ की ओर जाने को उद्यत हुए। आला भी अपने पश्चावत हाथी पर जाकर विराजमान हुए। सजगा हाथी तब आला का, हाथ में लई ढाल तलवार, मन में सुमरो जगदम्बा को, अम्मा लाज तुम्हारे हाथ। पश्चावत हाथी पर बैठकर आला ने माँ जगदम्बा का सुमरन किया, अम्मा लाज तुम्हारे हाथ। ये बहुत ही अद्भुत बात है। आप सूरवीर हो, कर्मशील हो, बड़ा अच्छा है। मौका मिले तो इस राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी उन्नति के लिए जूझ जाना। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि तुमसे ऊपर भी कोई है, वो परम सत्ता, वो परम अस्तित्व, जिसके भ्रिकुटी विलास से, जिसके इशारे पर ये अनंत पृथ्वियां, ये अनंत तारे, ये अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ जाते हैं। आप उसको याद रखना कि आपसे ऊपर वो परम अस्तित्व है। यही अंत में आपके लिए काम आएगा। अम्मा लाज तुम्हारे हाथ सुमिर कर आला अपने पश्चावत पर पूरी ये सेना बिरियागढ़ के मैदान की ओर जा रही है। अब ये बिरियागढ़ है कहाँ, था कहाँ, इसमें दो बातें हैं। एक बिरियागढ़ मिलता है एटा जिले में। कुछ एक भाइयों के कमेंट भी आए थे कि ये एटा जिले में उनके गांव के ही पास है। उसका नाम बिलसड़ गांव है, बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। भगवान बुद्ध ने भी वहां पर 7 दिन बैठकर धर्म का उपदेश दिया था। सम्राट अशोक ने वहां पर 100 फीट ऊंचा एक स्तूप बनवाया था। तो ये ऐतिहासिक भूमि बिलसड़ गांव को बिरियागढ़ माना जाता है। लेकिन एक बिरियागढ़ कहां पर है? एक है लखीमपुर जिले में, जिसको बेरियागढ़ी कहते हैं, बेरेहा गढ़ी, उसको बिरियागढ़ माना जाता है। वहां पर आज भी ये मान्यता है, वहां पर एक तालाब है। वहां पर पहले जो तलवारें बनती थी, तो उस तालाब से पानी का उपयोग तलवारों को बनाने में होता था। उस पानी का उपयोग करने से तलवारों में अलग ही मजबूती आ जाती थी। और आश्चर्य की बात यह है कि आज भी उस तालाब से पानी लेकर आज भी लोहार वहां पर अपना लोहे का काम करते। तो वो बेरियागढ़ी को भी बिरियागढ़ माना जाता है। तो ये दो जगह में संशय है कि वास्तव में बिरियागढ़ था कहाँ। दोनों ही जगह के स्थानीय निवासी अपनी अपनी जगह को बिरियागढ़ कहते हैं। तो ये सेना सज धज कर चली। आला अपने पश्चावत हाथी पर, लाखन अपनी भूरी हथनी पर, बेंदुल घोड़े पर ऊदल और हंसामने घोड़ा के ऊपर आला इंदल केर कुमार, हंसामने घोड़े पर आला पुत्र इंदल चले जा रहे हैं। और घोड़ मनोहर पर ढेवा है, भोगा सब्जा पर असुबार। ढेवा अपने मनोहर घोड़े पर बैठकर बिरियागढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। घंटा बाजे गल हाथिन के, जहां सुन पर है बात नहीं कान। हाथियों के गले में बंधे हुए बड़े बड़े पीतल के घंटे उनकी मदमत्त चाल के चलने से बज रहे हैं। और उन घंटों के बजने से ऐसा शोर हो रहा है कि कान से कान बात सुनाई नहीं दे रही। यहाँ घुड़सवार भी अपने अपने घोड़ों को भांत भांत की चालों से चला रहे हैं। सरपट घोड़ा को दौड़ावे, कावा देवे को सवार, को घोड़ा हंस चाल पर, को मोर चाल पर जाए। कोई तो अपने घोड़े को सरपट दौड़ा रहा है जैसे कोई हंस चला जा रहा हो, और कोई अपने घोड़े को जैसे मोर बड़ी मंद गति से चलता है वैसे अपने घोड़े को लेकर चल रहा है। और उस सेना के सेनापति अपने अपने रथों को लेकर एक दूसरे से होड़ करते हुए दौड़ाए चले जा रहे हैं। उन रथों की आवाज खर 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 कर के रथ दौड़े, चह चह रही धुरी चिल्लाए। उन रथों के दौड़ने से उनकी धुरी की आवाज उस मैदान में गूंज रही है। छाए अंधेरिया गए 10 दिस, आपन परे न को दिखाए। इतनी विशाल सेना जिसमें हाथी, घोड़े, सैनिक, रथ, इनके चलने से इतनी धूल उड़ रही है कि जैसे अंधेरा छा गया है। आपन परे न हाथ दिखाए, अपना भी हाथ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा अंधेरा छा गया है। ताल से ताल मिलाती हुई, धरती को भी कंपित करती हुई ये चतुरंगिनी कन्नौज की सेना आगे बढ़ रही है। डगमग डगमग धरती डोले,
थर थर शेष गए थर्राए। ये विशाल सेना ने जाकर बिरियागढ़ से 4 कोस पहले ही अपना शिविर लगाया। शिविर लग गया, लेकिन कन्नौज की सेना के साथ युद्ध करने के लिए वीरमल खान भी सिरसागढ़ से पहुंचे थे। उदल ने एक पत्र निकलने से पूर्व ही सिरसागढ़ में भिजवा दिया था। वो बड़ी जोर का पत्र भिजवाया था। उस पत्र में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी कि जो मन तनिक रही हो कसर समर की, तो भर पूरी आय करो बिरिया में। अगर भैया आपके मन में थोड़ी बहुत कसर रह गई हो युद्ध करने की, तो आप आकर बिरिया में अपनी तलवार की धार को आजमा सकते हैं। जब ऐसा संदेश प्राप्त हुआ वीरमल खान को, तो जहां पर युद्ध होने जा रहा हो, जहां पर वीरोचित पराक्रम घटने जा रहा हो, जहां रणभूमि सजने जा रही हो, वहां ये नाहर वीरमल खान कैसे पीछे रह सकते थे। क्योंकि महोबा वालों के बारे में तो बात ही ये प्रसिद्ध थी कि हम तो खाए फिरत उधार, हमें तो जहां उधार का भी युद्ध मिल जाता है हम तो उसको भी नहीं छोड़ते। तो ये मलखान इसको कैसे छोड़ सकते थे। अपनी टुकड़ी को लेकर जाकर मिलते हैं मलखान कन्नौज की सेना में। कन्नौज ने अपने तंबू गाड़ दिए। ऊंची टिकरुन पर तंबू गड़ गए, नीचे लगी बाजारें आए। ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों पर तंबू गड़ गए और नीचे बाजार लग गया। ये बड़ी व्यवस्था होती थी पहले सेना के साथ। जब भी सेना किसी मुहिम पर जाती थी तो उसके साथ उसके राज्य के व्यापारी वर्ग और जो दुकानदार अपनी अपनी पूरी दुकानों को बैलगाड़ियों में भर भर कर साथ में चलते थे। और जहां पर शिविर सजता था सेना का, वहीं पर वो बाजार लगा लेते थे। क्योंकि जरूरत तो रहती ही है, इतनी बड़ी सेना साथ में जा रही है तो ये पूरी दुकान लेकर साथ में चलते थे, या कह लो पूरा बाजार लेकर साथ में चलते थे। और इनके साथ हजारों की तादाद में तीर्थ यात्री भी जाते थे, क्योंकि सेना के साथ जाने में कोई डाकुओं का भय उनको भी नहीं रहता था। और यही तो एक कारण रहा था पानीपत के तीसरे युद्ध में कि 30,000 तीर्थ यात्री और उनके मराठाओं के पत्नी बच्चे भी साथ में थे, जो एक हार का भी कारण बने मराठाओं की पानीपत के युद्ध में। तो तीर्थ यात्री साथ जाते थे। ये सेनाएं जहां से भी गुजरती थी वहां के सैकड़ों गांवों का दूध दही माखन खपत हो जाता था। मतलब क्या है, सेना जिधर से गुजर जाती थी वहां के आसपास का क्षेत्र कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन समृद्ध हो जाता था। वहां के लोगों के पास पैसा आ जाता था। जैसे हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे हाईवे जहां से भी निकल जाता, वहां की जनता कतई पैसा वाली है जावे, लेकिन वो बात अलग है कचुदना में पी खाए के बाद को निर्चू कर दे, लेकिन कुछ दिन के लिए तो समृद्धि आ ही जाती है। तो ऐसी सेना का ये साज समाज होता था। बाजार लग गया, नीचे तंबू सज गए, शिविर सज गया। तब उदल ने लाखन के शिविर में बैठकर पत्र मंगवाया। उस पत्र पे अपना संदेश लिखवाया और कन्नौज की मोहर के साथ उसको वीर सिंह के पास भिजवाया। वीर सिंह के पास जब वो पत्र गया, वीर सिंह ने उस पत्र को पढ़ा। बड़े ही वीरोचित शब्दों में उदल ने चेतावनी भेजी थी, 12 वर्ष पूरी है गई, पैसा दिए न कनुज जाए, अब चढ़े आए उदय सिंह है साथ लिए कनौजी राय। 12 वर्ष पूरी हो गई, लेकिन तुमने इन 12 वर्षों में एक गिन्नी भी कन्नौज में जाकर कर के रूप में नहीं प्रदान की। नहीं, अब ये अंतिम चेतावनी है, क्योंकि अब उदल कन्नौज की चतुरंगनी सेना को लेकर आ पहुंचा है और उदल का पराक्रम तो बिरियागढ़ पहले ही देख चुका है। ये अंतिम चेतावनी है। इससे पहले कि कन्नौज के विश्वजय तीर बिरिया के सैनिकों को सरसैया पर सुला दें, इससे पहले कि कन्नौज के रणमत्त हाथी बिरिया की सेना को अपने पैरों तले रौंद दें, इससे पहले कि तुम्हारे इस बसे बसाए नगर को मैं जलाकर न फूंक दूं, उससे पहले ही तुम अपने दांतों में तिनका दबाकर अपने खजाने को ऊंटों पर लाद कर लाखन को आकर समर्पण कर दो। जब ऐसा पत्र वीर सिंह ने पढ़ा तब वीर सिंह भी पहले से ही तत्पर थे, तैयार थे प्रत्येक परिस्थिति के लिए। तब अपने पुत्र पारस को बुलाया और अंतिम वीरोचित उद्बोधन पारस को दिया है। पुत्र उदल आए, फौज ले आए और चढ़े आए गढ़बिरिया में। उदल कन्नौज की चतुरंगनी सेना को लाकर बिरिया के मैदान में युद्ध के
बिगुल फूंक रहा है। आज पुत्र अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए जूझने का समय आ पहुंचा है। पिछले 12 वर्षों में न जाने हमारे कितने सूरवीरों ने इस बिरिया के स्वाभिमान के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। आज पुत्र वो समय आ पहुंचा है इस कन्नौज की सेना को बिरिया के रण मैदान की धूल में मिलाकर उन अनेकानेक बिरिया के सूरवीरों की आत्मा को शांत किया जाए, उनको तृप्ति दी जाए। ये अंतिम युद्ध है पुत्र। अगर अब की बार हमने प्राण लगाकर इस युद्ध को विजय कर लिया तब फिर कभी भी राजा जयचंद बिरिया की तरफ पैर करके भी नहीं सोएगा। ये अंतिम युद्ध है हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए। आगे आने वाली पीढ़ी कभी ये नहीं कहने पाए कि हमने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने इस स्वाभिमान, इस मिट्टी की रक्षा के लिए हम अंत तक नहीं जूझे। आगे आने वाली पीढ़ी ये याद न रखे कि बिरिया की तलवारें शत्रु सेना के भय से अपनी मयान से निकली ही नहीं। आगे आने वाली पीढ़ी ये याद न रखे। ये कहते कहते वीर सिंह तमतमा गए, आंखें लाल हो गई, अपने आसन से खड़े हो गए। तब बड़े ही उच्च स्वर में अपने पुत्र पारस को ललकारते हुए बोले, पुत्र उस बिरिया के मैदान में खड़ी कन्नौज की चतुरंगिनी सेना को ये दिखा दो कि बिरिया के सिर्फ गढ़ ही पत्थर से नहीं बने, यहाँ बिरिया के योद्धाओं की छाती भी पत्थर की है। उन्हें दिखा दो। जब ऐसा वीरोचित उद्बोधन वीर सिंह ने अपने पुत्र पारस को दिया तब पारस भी रणभूमि की ओर जाने के लिए तैयार होने लगे। बिरिया का ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें 16 वर्ष से अधिक युवा वीर उस सेना में आकर जिसने ढाल तलवार कवच न बांध लिए हो। ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें से किसी का पति, किसी का पुत्र न आया हो। ऐसा कोई घर नहीं था। पत्नियों ने अपने वीर पतियों के ललाट पर रक्त चंदन का तिलक किया, ढाल तलवारों पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित किया। माताओं ने अपने पुत्रों के भाल पर तिलक लगाकर रणभूमि में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। यहाँ ये वीर सैनिक ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने अपने परिजनों से, अपने अपने परिवार से आखिरी विदाई लेकर आ रहे हैं। द्वार पर खड़े हुए इनके परिवारजन, इनके परिजन देख रहे हैं, लेकिन दुविधा कहो, द्वंद कहो, ये वीर सैनिक जो रणभूमि में काल से भी मुकाबला कर जाएं, वही ये वीर सैनिक पीछे मुड़कर नहीं देखते। क्यों? कहीं अपनी पत्नी, कहीं अपनी माता की आंखों में आंसू देखकर इनका हृदय कमजोर न पड़ जाए। ये माटी की रक्षा के लिए इनके हाथ में तलवार न कप जाए। कैसी दुविधा थी। ऐसे ये सैनिक आकर पारस के साथ उस बिरिया के मैदान में पहुंचते हैं। तब पारस ने एक पत्र लाखन को भिजवाया। अब किस बात की प्रतीक्षा है? बिरियागढ़ की तलवारें कन्नौज को कर देने के लिए मचल रही हैं। जैसा वे विगत 12 वर्षों से देती आ रही हैं, वैसा ही भरपूर कर आज भी दिया जाएगा। और अब तो बिरियागढ़ के चील और गिद्ध भी आकर ऊपर मरलाने लगे हैं। इन्हें कन्नौज के सैनिकों का मांस स्वाद आ गया है। उन्हें अब और प्रतीक्षा न करवाओ। पारस कुंवर युद्ध को उठा लो, सुन लो भालन की झनकार। जब ऐसा पत्र लाखन ने पढ़ा तब आला ने मलखान को आदेश दिया आज का मोर्चा संभालने के लिए। तब वीर बनाफर आला बोले, रण का भार ले मलखान, आज का भार मलखान के ऊपर है। तब मलखान अपने